स्टडीविंग ऑफिशियल्स की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में चेंज होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड में ये नहीं देख पाए थे कि प्राइस में कितना चेंज होता है तो डिमांड के रेस्पॉन्स में क्या फर्क पड़ता है। ये हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में क्या चेंज हो रहा है उससे डिमांड के रेस्पॉन्स पर क्या फर्क पड़ता है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन प्रकार की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम प्राइस के साथ रिलेशन को देखते हैं डिमांड में, और इनकम इलास्टिसिटी में डिमांड के इनकम के साथ रिलेशन को देखते हैं, और क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेटेड गुड्स के प्राइस का डिमांड के साथ जो इफेक्ट है उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्या इफेक्ट पड़ता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईपी से रिप्रेजेंट करें तो चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस का जो रेशियो है वो ईपी निकल कर आता है। अब हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती हैं, प्राइस के साथ इनका क्या क्या इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती हैं? वो डिमांड जिसमें प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज या प्राइस में जीरो चेंज डिमांड में एक इनफाइनाइट चेंज लेकर आता है। यह एक एक्सट्रीम कंडीशन है। जिसमें प्राइस में थोड़ा सा या जीरो चेंज भी डिमांड को इनफाइनाइट तक लेकर जाता है। यानी कि ईपी की अगर मैं बात करूं तो यह रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चेंज होगा हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में जीरो चेंज होगा। तो ईपी की वैल्यू इनफाइनाइट निकल कर आती है। अब हम देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? इसमें यह है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में एक बड़े चेंज को दिखाता है। यानी कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा चेंज होता है। तो अगर मैं देखूं ईपी बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो अगर मैं प्राइस को थोड़ा कम करता हूं, प्राइस में अगर मैं स्मॉल चेंज लेता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूं कि अगर मैं प्राइस में चेंज लेता हूं 1 और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज लेता हूं 2, तो हमें वैल्यू मिलती है 2। ईपी की वैल्यू हमें मिलती है 2, जो हमेशा ग्रेटर देन है 1 से। यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड सेम चेंज लेकर आता है क्वांटिटी चेंजेज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस सेम चेंज लेकर आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि इसमें ईपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम चेंज कैसे लेके आएगा? अब मैं क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखता हूं, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर मान लीजिए मैं 2 मानता हूं और इसका सेम चेंज डिमांड में आ रहा है तो इसको भी 2 लेता हूं, तो ईपी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ईपी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि हमेशा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईपी की वैल्यू हमेशा
1 रहती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या है कि प्राइस में बड़ा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में एक छोटे से चेंज को लेकर आता है। प्राइस में बड़ा चेंज, तो ईपी की वैल्यू, तो ईपी बराबर क्या हमने देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप इस कर्व को अच्छे से समझ पाएं। तो हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज होता है। तो परसेंटेज चेंज बड़ा है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है। वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ईपी की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ईपी हमेशा क्या है, लेस देन है 1 से। ईपी हमेशा लेस देन है 1 से। ये है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हमें ये बताती है कि आप प्राइस में कितना भी चेंज करते रहिए, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है। प्राइस में कितना भी चेंज करते रहिए आप, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है और ईपी की वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलती है। ये होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। इसके बाद हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, सेम है जैसा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। उसमें क्या था, प्राइस का डिमांड पर इफेक्ट था। इसमें क्या है, इनकम का डिमांड पर इफेक्ट है। यानी कि अगर मैं EY से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हमेशा होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। EY हमेशा होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब हम देखते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी को, इनकम का जो इफेक्ट है वो अलग अलग गुड्स पर क्या क्या पड़ता है। तो देखते हैं इफेक्ट्स ऑन इनकम ऑन वेरियस टाइप ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल गुड्स के साथ में। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जैसे फूड या क्लोथिंग, ये नॉर्मल गुड्स हैं। इन गुड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती रहती है, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स हमेशा बढ़ती रहती है। यानी कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम और नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उसका एक पॉजिटिव रिलेशन हमेशा मार्केट में बना रहता है। अब हम देखते हैं इन्फीरियर गुड्स के साथ। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट में कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो हमेशा कम होती रहती है। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होती रहती है। क्यों? इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स किसी एक गुड्स के रेस्पेक्ट में दूसरी गुड्स होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, कलर टीवी और ब्लैक एंड वाइट टीवी, ये 2 कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, आप ही की इनकम बढ़ गई, आप गए मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट टीवी खरीदने के लिए। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप कौन सा टीवी खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली कलर टीवी। तो कलर टीवी की डिमांड में बढ़ोतरी हो जाएगी और ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड में कमी हो जाएगी। तो यहां पर जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है वो इन्फीरियर गुड है, ब्लैक एंड वाइट टीवी इन्फीरियर गुड है। अब हम देखते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन से गुड होते हैं? वो गुड्स जिनको वो प्रक्योर करना चाहता था, कंज्यूमर जिनको प्रक्योर करना चाहता था। तो जैसे उसकी इनकम में बढ़ोतरी होती है तो वह लग्जरी गुड्स को भी खरीदना चाहेगा। अगर आज उसकी इनकम थी एक कूलर को अफोर्ड करने की, लेकिन अब उसकी इनकम में राइज हुआ तो वो एसी प्रक्योर करना चाहता है, तो एसी की डिमांड में बढ़ोतरी हो जाएगी।
तो लग्जरी गुड की डिमांड में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसका भी, लग्जरी गुड की डिमांड का भी इनकम के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन है। अब हम देखते हैं नेसेसिटीज गुड। नेसेसिटी गुड कौन सी होती हैं? वो गुड जो हमेशा ज़रूरत में रहती हैं, जिनकी ज़रूरत है और इनकम का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि नेसेसिटी गुड के साथ इनकम का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मेडिसिन मेडिसिन की अगर ज़रूरत है तो कंज्यूमर बाय करेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाय नहीं करेगा। इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को EC से रिप्रेजेंट करते हैं। EC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क पड़ता है अगर परसेंटेज चेंज होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। तो रिलेटेड गुड्स जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स होती हैं सब्स्टिट्यूटरी गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूशन प्रदान करती हैं, सब्स्टिट्यूशन देती हैं। जैसे हम टी की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह टी पी सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? जो कंपल्सन देती हैं। जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो आपको चाय पत्ती की भी रिक्वायरमेंट है और शुगर की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई। तो EC बराबर क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम देखते हैं कि रिलेटेड गुड्स का कैसे इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटरी गुड्स का। सब्स्टिट्यूटरी गुड्स में हम देखते हैं, आपको जो कर्व दिखाई दे रहा है उसमें सब्स्टिट्यूटरी गुड्स में अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी भी बढ़ रही है। यानी कि सब्स्टिट्यूटरी गुड्स में जो EC की जो रिलेशन है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिलेशन रहती है हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी की सब्स्टिट्यूटरी गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम इस कर्व में देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ शुगर बढ़ रहा है तो टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशन है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में हमने बात की है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी में हमने बात की अलग अलग जो इफेक्ट हैं प्राइस के डिमांड पर, वो हमने पढ़े। उसके बाद इनकम के अलग अलग गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हमने पढ़े। और क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूटरी गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो वीडियो है, जो अभी ये CUET का एग्जाम आने वाला है, तो इस एग्जाम के लिहाज से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको एक कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग देता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।